अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कि किस तरह स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज़ होते हैं और किस टाइम क्लोज़ और ओपन होते हैं और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज़ होते हैं क्योंकि उनका जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज हो जाता है उनके गार्ड सेल में। ठीक है, गार्ड सेल्स वो 2 सेल्स हैं जो आपस में मिलते हैं, बीन शेप सेल्स, और आपस में मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास जो है गार्ड सेल्स हैं 2। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये सॉसेज शेप गार्ड सेल्स होते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स में मौजूद होते हैं। जो एपिडर्मस की वॉल होती है ना, उसमें लोअर एपिडर्मस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा था, एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनेली में मौजूद होती है क्योंकि उसका काम फोटोसिंथेसिस करवाना होता है। स्टोमेटा में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही होता है। देयर इनर वॉल इज थिकर ऑन देयर सेल वॉल इज थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिनर एल्सवेयर। मतलब कि जो इनसाइड है ना, अंदर वाला हिस्सा, यहाँ पे सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी, मोटी होगी, और जो दूसरी साइड्स होंगी उनमें थिनर होगी। अच्छा, जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं यानी सख्त हो जाते हैं तो इनकी शेप पीन शेप लोबिया की शक्ल की हो जाती है। इस कंडीशन में जो इनर साइड होती है वॉल की गार्ड सेल की, वो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब पहले आपका गार्ड सेल ऐसे मौजूद होते हैं, लेकिन जब इनमें पानी वगैरह फिल होता है, ये डिफरेंट मीडियम फिल होता है, तो इसकी ये जो दीवार है ना, वो यहाँ मूव करना शुरू कर देती हैं ऐसे। और इनके दरमियान जो स्टोमा होता है, स्टोमा स्पोर को बोल रहे हैं, जो स्टोमा होता है इनके दरमियान वो ओपन हो जाता है। ये हमारे पास स्टोमेटा के बारे में बताया कि किस तरह स्टोमेटा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। सबसे पहले ये सॉसेज शेप सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल में मौजूद होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, अंदर वाली थिक होती है, बाहर वाली थीन होती है। जब इनमें ये टर्जिड होते हैं तो इनमें ये बीन शेप हो जाते हैं। जो अंदर वाली वॉल है वो एक दूसरे से दूर हो जाती है, और जो इनके दरमियान स्टोमा होता है ना, वो ओपन हो जाता है। यानी स्टोमा स्पोर को बोल रहे हैं, स्पोर को स्टोमा बोल रहे हैं। अच्छा, इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम, अब दिन के वक्त क्या होता है? द गार्ड सेल टेक इन पोटेशियम आयन फ्रॉम अ सराउंडिंग सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास एपिडर्मस है, ठीक है, ये एपिडर्मस है और ये हमारे पास है स्टोमेटा। ठीक है, ये एपिडर्मल में मौजूद है। अब दिन के वक्त वो यहाँ से क्या लेते हैं? पोटेशियम आयन लेते हैं। यानी पोटेशियम आयन दिन के वक्त इन एपिडर्मल सेल से किन में चले जाते हैं? गार्ड सेल में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे सराउंडिंग सेल्स से। सराउंडिंग सेल्स एपिडर्मल सेल्स हैं, जिसके रिजल्ट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दिन के वक्त तो ग्लूकोज भी बन रही है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मल सेल। जो वाटर है फिर वो एपिडर्मल सेल्स में मूव करेगा गार्ड सेल से ऑस्मोसिस के जरिए। यानी पहले जो है सराउंडिंग सेल से, एपिडर्मल सेल से पोटेशियम आयन मूव किए गार्ड सेल में। जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल में जाएंगे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और पानी की क्या हो जाएगी? कम। फिर पानी भी एपिडर्मल सेल से या सराउंडिंग सेल से किस में जाएगा? गार्ड सेल में जाएगा ऑस्मोसिस के जरिए, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। और जो इनर साइड्स होंगी ना इसकी स्टोमेटा की, ये गार्ड सेल्स की, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और स्टोमा इनके दरमियान ओपन हो जाएगा। ठीक है, द सोल्यूट कंसंट्रेशन में रिमेन्स हाई इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन इनके वक्त ज़्यादा ही रहती है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रही है, तो वाटर जो है वो गार्ड सेल में ही रहेगा और सारा दिन जो गार्ड सेल है वो टर्जिड रहेंगे और स्टोमेटा ओपन रहेगा। ठीक है, इसमें बस 2-3 बातें बताई हुई है। एक तो ये बताया हुआ है कि पोटेशियम आयन जो है वो सराउंडिंग सेल से गार्ड सेल में जाएंगे। जब सराउंडिंग सेल से गार्ड सेल में जाएंगे तो गार्ड सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी जो है वो खुद ब खुद मूव करेगा ऑस्मोसिस के जरिए गार्ड सेल में। जब पानी मूव करेगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, स्टोमा ओपन हो जाएगा। और दिन के वक्त पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है? इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती रहती है और ग्लूकोज बनती रहती है। तो इस वजह से जो वाटर है वो सारा दिन गार्ड सेल में ही रहेगा और आपका स्टोमेटा, ये गार्ड सेल टर्जिड यानी सख्त ही रहेंगे।
अच्छा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना तो वो पानी मूव करता है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल में कम होगी तो पानी भी नहीं मूव करेगा, क्योंकि हमने बात की कि पानी हमेशा लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ मूव करता है। अगर गार्ड सेल में सोल्यूट ज़्यादा है तो मतलब एपिडर्मल या ग्राउंड सराउंडिंग सेल्स में सोल्यूट कम है, तो फिर पानी ने खुद ब खुद गार्ड सेल में मूव करना है। लेकिन अगर इवनिंग या शाम की बात करें, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है, तो उस वक़्त जो ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन कम होगी तो पोटेशियम दोबारा गार्ड सेल से निकल के सराउंडिंग सेल्स में चले जाएंगे, यानी एपिडर्मल सेल्स में चले जाएंगे। जब ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो पानी भी खुद ब खुद गार्ड सेल से मूव कर जाएगा, सराउंडिंग सेल्स में चल जाएगा, टर्जिडिटी लूज हो जाएगी, अंदर वाली साइड आपस में टच करेंगे, स्टोमा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ, अब जब यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव हो गई, बाहर सराउंडिंग सेल्स में चली गई, तो क्या होगा, ये इस तरह की शेप का हो जाएगा। एक दूसरे से दीवारें जो है वो क्या करेंगी, टच करेंगी, क्योंकि अब क्या हुआ, क्योंकि अब जो है सेल की टर्जिडिटी लूज हो गई और स्टोमा क्या हो गए, दरमियान से ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताएं, तो आप ये कहोगे ये सॉसेज शेप गार्ड सेल्स होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स में मौजूद होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर वॉल थिक होती है और साइड्स की वॉल क्या होती है, थिन होती है, और जब ये टर्जिड हो जाते हैं तो ये बीन शेप हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आ गया कि दो गार्ड सेल्स होते हैं। इसके अलावा वो फिर ये भी पूछते हैं कि कौन से आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा को टर्जिट करने में, तो पोटेशियम आयंस है। पोटेशियम आयंस स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर स्टोमेटा जाएंगे, स्टोमेटा में एक पोटेशियम आयन जाएंगे तो आपका ये गार्ड सेल टर्जिट रहेंगे और ओपन रहेंगे, लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन मूव आउट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, तो पोटेशियम आयन कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ऐसे आता है ना एमसीक्यूज में या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के स्टोमेटा के खुलने और बंद करने को कौन से आयन कंट्रोल करते हैं, पोटेशियम आयंस आ गया। लेकिन अगर ऐसे पूछे विच फैक्टर्स अफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि कौन कौन से फैक्टर्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक पोटेशियम आयंस और दूसरा सोल्यूट कंसंट्रेशन। एक पोटेशियम आयन और एक सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन तब तक जब तक ज़्यादा रहेगी स्टोमेटा ओपन रहेंगे, और जब सोल्यूट कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये हमारे पास था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के स्टोमेटा किस तरह ओपन और क्लोज होते हैं, दिन के वक्त कैसे होते हैं और रात के वक्त कैसे होते हैं।